हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एसएससी मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम के लिए एक मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा इंग्लिश लैंग्वेज का। और इसमें टोटल 25 क्वेश्चन हैं। आपके रियल एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चंस होंगे और इसमें रियल एग्ज़ाम क्वेश्चंस हैं। सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं और इनके आने की काफ़ी संभावना है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें। और इसके अलावा एक सजेशन और देना चाहूँगा मैं आपको कि इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियो हैं वो आप सभी देखें, क्योंकि सारे ही वीडियो एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो हैं। आप सारे वीडियो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में आप देख सकते हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में जाकर। तो सारे वीडियो आप देखें और ज़रूर देखें। और मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम के भी बहुत सारे मॉक टेस्ट मैंने अपलोड किए हैं इस चैनल पर, तो उनको भी आप देख लें। डेफिनेटली आपकी बहुत नॉलेज बढ़ेगी, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, एक कॉपी और एक पेन आप ले लें और इनके आंसर्स आप खुद आप सॉल्व करें इनको। उसके थोड़ी देर बाद मैं आपको इसका सही आंसर बता दूंगा, उससे आप मैच करके अपना स्कोर आप निकाल सकते हैं आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस। और इससे आपके एग्ज़ाम की बिल्कुल सही और रियल तैयारी होगी। और जो भी आपका स्कोर बनता है उसे मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, डायरेक्शंस दिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, रेड कलर में जो वर्ड दिया है उसका करेक्ट मीनिंग आपको बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है या सिनोनिम उसका बताना है। तो ये जो वर्ड है इसका उच्चारण है हॉन्चो, HONCHO। ठीक है, हॉन्चो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बॉस होता है, एक लीडर होता है या पर्सन इन चार्ज होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर होगा सी, दैट इज बॉस। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रे। फ्रे का क्या मतलब है, इसका आप आंसर निकाल लें और लगा लें आप, और 30 सेकेंड में आपको आंसर देना है। अलायंस का मतलब सहयोग होता है, जुबिलेंस का मतलब खुशी होता है, इंट्यूशन का मतलब आपकी अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आपका आंसर होगा। फ्रे हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट को या डिस्प्यूट को, तो डी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये अलग तरीके के क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सिनोनिम नहीं करना है, यहाँ पर आपको एंटोनिम करना है, यानी अपोजिट वर्ड आपको आंसर बताना है। तो पहला वर्ड है मैवरिक। मैवरिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो नॉन कन्फर्मिस्ट और इंडिपेंडेंट होता है, पूरी तरीके से अनऑर्थोडॉक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑब्वियसली कन्फर्मिस्ट होगा, सी, मैवरिक। बहुत अच्छा वर्ड है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, रिफ्यूट। क्या मतलब है इसका? रिफ्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ का, किसी वक्तव्य का खंडन करना, उसको मानने से इनकार कर देना कि ये चीज़ सही नहीं है। तो रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा अपहोल्ड, क्योंकि अपहोल्ड का मतलब होता है मेंटेन करना। ब्लफ का मतलब धोखा देना, अपकीप का मतलब मेंटेन करना, और डिनाई का मतलब मना करना। ठीक है, तो अपहोल्ड यहाँ पर रिफ्यूट का अपोजिट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इंजॉइन। ये काफ़ी अच्छा वर्ड है और कई बार एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। इंजॉइन का मतलब ज्वाइन करना नहीं होता। इंजॉइन का मतलब किसी व्यक्ति से कुछ कहना, इंस्ट्रक्ट करना या अर्ज करना, कुछ करने के लिए उससे बोलना, उसको हम बोलते हैं इंजॉइन। और फॉरबिड का मतलब होता है किसी को कुछ काम करने से रोकना, प्रिवेंट करना। तो इंजॉइन और फॉरबिड ये अपोजिट वर्ड है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी, दैट इज फॉरबिड। फॉर सी का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, डिस्पर्स का मतलब होता है स्कैटर यानी बिखेरना, और सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। तो ये चारों मैंने आपको सही एक्सप्लेनेशन बताया है इसका। तो इंजॉइन का जो एंटोनिम होगा वो होगा फॉरबिट। ठीक है, ये आपके इडियम्स हैं जिनको हम हिंदी में मुहावरे बोलते हैं। ये एक सेंटेंस के फॉर्म में भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और इस तरीके से भी आ सकते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है, चिप ऑन द शोल्डर या चिप ऑन योर शोल्डर। चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब होता है कि पास्ट में, भूतकाल में आपके साथ कोई ऐसी बात हो गई है जिसको याद करके आप दुखी होते हैं या अपसेट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं चिप ऑन द शोल्डर। तो डी यहां पर इसमें आपका आंसर होगा, अपसेट अबाउट समथिंग। ठीक है, चिप ऑन योर शोल्डर मीन्स अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। जो भूतकाल में कोई बात हुई, आपके साथ कोई घटना हुई, उसको हम बोलते हैं चिप ऑन योर शोल्डर। क्वेश्चन नंबर 7 पर जाने से पहले यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए, यदि आप सफल होना चाहते हैं, सिलेक्ट होना चाहते हैं किसी भी एग्जाम में, तो उसके लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज बहुत ही यूजफुल रहती है, क्योंकि उसमें रियल क्वेश्चंस डाले जाते हैं
तो ये मॉक टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं test.englishaadvantage.in से। ये पूरी तरीके से अपडेटेड है, रियल क्वेश्चंस इसमें डाले हैं, 1 साल तक के लिए वैलिड है, आप कितनी भी इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं 1 साल तक, और इसकी प्राइस बहुत ही कम है, ना के बराबर इसकी प्राइस है। तो इसको आप लें और इसका फ़ायदा उठाएं और अपनी तैयारी और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। और यदि इसको आप 28 फरवरी से पहले लेते हैं तो इसमें आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको एक कूपन कोड मिलेगा वहाँ पर, जहाँ जब आप साइट पर जाएंगे तो कूपन कोड में आप जैन डाल सकते हैं, JAN जैन, किसी भी फॉन्ट में डाल सकते हैं, स्मॉल में या कैपिटल में। और जैन डालने के बाद एक अप्लाई का बटन होता है उसके बगल में, वो अप्लाई का बटन आप जरूर दबाएं। तो इस पर 399 पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये मॉक टेस्ट सीरीज आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। और इस साइट पर जाएं test.englishaadvantage.in, इस साइट पर जाकर आप ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शंस हैं उनको आप यूज़ करके इसको आप ले सकते हैं और 1 साल तक के लिए वैलिड है। ये बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन है इसमें, तो इसको आप जरूर लें और इसके आप फ़ायदा उठाएं और अपना सिलेक्शन आप सुनिश्चित करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्पिल द बीन्स, इसका क्या मतलब है? स्पिल द बीन्स का मतलब है कि जो सीक्रेट था उसको, उसका भेद खोल देना। तो यहां पर आपका आंसर होगा बी, डिस्क्लोज कर देना। ठीक है, टू डिस्क्लोज आ सीक्रेट। कंडेम का मतलब होता है बुराई करना, और मैसअप थिंग्स का मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ देना, स्पॉइल कर देना, उसको हम बोलते हैं मैसअप। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर होगा बी, डिस्क्लोज आ सीक्रेट, टू स्पिल द बीन्स। कम हेल और हाई वाटर, कम हेल और हाई वाटर का मतलब होता है चाहे कितनी भी दिक्कतें आए मुझे, मैं इस काम को करके रहूंगा। तो पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स जो होते हैं उसको, उसके लिए हम यूज करते हैं कम हेल और हाई वाटर। ठीक है, पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स, पॉसिबल रुकावटें, ऑब्स्टिकल का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। तो यहां पर आपका आंसर होगा बी, पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप इसका आंसर लगाते जाएं, अपना स्कोर आप बनाते जाएं, और जितना भी आपका स्कोर बनता है उसे मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। यहाँ पर ये हैं आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, एक सेंटेंस दिया होता है और उसको आपको एक वर्ड से रिप्लेस करना होता है। अ सीट फॉर ए पैसेंजर बिहाइंड ए मोटरसाइकिलिस्ट। मोटरसाइकिलिस्ट पर जो पीछे की सीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका आप आंसर लगा लें। शॉफर एक ड्राइवर होता है, क्यूरेटर पिच का या म्यूजियम का हेड होता है, और कंफर्टर हम सोफा सेट को बोलते हैं। तो पिलियन इसमें आपका आंसर होगा, पिलियन। अ सीट फॉर ए पैसेंजर बिहाइंड ए मोटरसाइकिलिस्ट, पिलियन इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, बैटल्स में या वॉर्स में घोड़े के ऊपर जो सोल्जर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो 4 आपके पास ऑप्शन हैं, इसमें आपका आंसर क्या होगा आप लगा लें, और जो भी आपका आंसर है उससे फिर मैच करें मेरे आंसर से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कैवेलरी। कैवेलरी हॉर्स बैक पे जो सोल्जर्स होते हैं वो लड़ते हैं। इन्फेंट्री जो होते हैं वो पैदल सेना होती है। ठीक है, बटालियन भी एक यूनिट होती है आर्मी की जो कि युद्ध के लिए तैयार होती है। तो युद्ध के लिए जो सोल्जर्स तैयार रहते हैं उनको हम बटालियन बोलते हैं। रेजिमेंट भी एक यूनिट होती है और रेजिमेंट का हेड लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, ये एक परमानेंट बॉडी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ लार्ज स्लीपिंग रूम विद सेवरल बेड्स। जैसे आप किसी बड़े शहर में जाएंगे या छोटे शहरों में भी रहती है ये, तो आपको यदि सस्ते में ठहरने की व्यवस्था चाहिए तो वहाँ पर क्या होता है, एक बहुत बड़ा हॉल होता है और उस हॉल में 20, 25, 30 बेड लगे हुए रहते हैं। वो एक कॉमन स्लीपिंग रूम होता है। ठीक है, तो कॉमन स्लीपिंग रूम को हम क्या बोलते हैं? कॉमन स्लीपिंग रूम को हम बोलते हैं डॉर्मिटरी। तो यहां पर आपका आंसर होगा डॉर्मिटरी। डॉर्मेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। डोमिसाइल आप रेसिडेंस को बोलते हैं। लाउंज जो होटल्स में एक खुली जगह होती है उसको लाउंज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अ प्लेस फॉर हाउसिंग एयरप्लेन्स। यहां पर हाउस को, यहां पर एयरप्लेन्स को रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हैंगर। डॉकयार्ड में उसको रिपेयर किया जाता है। एरोड्रम भी हम एयरपोर्ट को बोलते हैं। कॉकपिट यहाँ पर जो ड्राइवर्स वगैरह बैठते हैं उसके, जो पायलट बैठते हैं उसको हम कॉकपिट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। टू कट ऑफ ए पर्सन इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट। जब किसी व्यक्ति के किसी पार्ट में, हाथ में या पैर में
इन्फेक्शन हो जाता है या वो इंजर्ड हो जाता है तो उसको काटना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो इंक्यूबेशन, एम्प्यूटेट, रैम्पेज एंड कॉन्क्यूवाइन। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेशन का मतलब होता है उसका काटना। इंक्यूबेशन एक प्रोसेस होता है, जैसे एक प्रोसेस होता है जैसे मुर्गी जब अंडे देती है तो मुर्गी उसको हैच करने के लिए उसके ऊपर बैठ जाती है ताकि उसका जो टेम्परेचर हो अंडों का वो एक फेवरेबल टेम्परेचर हो। वो एक प्रोसेस होता है, बायोलॉजी में होता है ये इंक्यूबेशन। ठीक है। रैम्पेज हम लड़ाई झगड़े को बोलते हैं, राइट को बोलते हैं। कॉन्क्यूवाइन क्या होता है? कॉन्क्यूवाइन एक इमोरल वुमेन को बोलते हैं। ठीक है, एक गिरी हुई महिला जिसका चरित्र सही नहीं है उसको हम कॉन्क्यूवाइन बोलते हैं। तो एम्प्यूटेट यहाँ पे बी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये नई तरीके के क्वेश्चन शुरू हो गए, ये एरर्स के क्वेश्चंस हैं। और जैसा कि आप जानते हैं एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में और मल्टीटास्किंग एग्जाम में एक क्वेश्चन में 4 पार्ट होते हैं, केवल 3 पार्ट में सेंटेंस लिखा होता है और चौथा पार्ट जो होता है वो आपका नो एरर का होता है। ठीक है, तो इसमें आपको एरर निकालनी है और जो भी आपका आंसर है उसको आप लिख लें। वन शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। देखिए वन जो होता है ये भी एक प्रोनाउन है और इसका जो पजेसिव केस होता है वो वंस होता है, देयर नहीं होता। तो यहाँ पर वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स होगा, देयर नहीं होगा, और यहाँ पर आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ता हूँ, माई एसएसटी टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। देखिए ये यहाँ पर एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ये पास्ट में दिया है। ठीक है, तो जो आपका आगे वाला जो क्लॉज है जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं वो भी पास्ट में होना चाहिए। ये एक रूल है ग्रामर का, लेकिन ये रूल अप्लाई नहीं होगा यदि ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ है तो ये सेंटेंस चूंकि एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो इसलिए इसमें हम पास्ट टेंस यूज नहीं करेंगे, मूव्ड की जगह मूव्स होगा इसमें। तो इसमें भी आपका आंसर, ये वाला पार्ट आपका गलत है, इसमें सी इसमें आपका आंसर होगा। और अर्थ और सन इन दोनों से पहले दा का प्रयोग होगा जो कि ऑलरेडी हुआ है इसमें, तो वो सही है, सी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ता हूं मैं, आई एम एक्सट्रीमली बिजी टुडे एमंट आई। देखिए आई एम वाले सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होता है वो आरंट आई होता है, एमंट आई नहीं होता आई एम वाले सेंटेंसेस का। तो सी इसमें आपका एरोनियस पार्ट है, गलत पार्ट है, और सी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन 17, 18 और 19 देखते हैं। इट हैज़ बीन 2 years सिंस आई हैव लेफ्ट दैट कंपनी। मतलब उस कंपनी को छोड़े हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं। तो इस तरह के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स में सिंस के बाद हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, तो इसमें हम हैव का यूज नहीं करेंगे। इट हैज़ बीन 2 years सिंस आई लेफ्ट दैट कंपनी, इस तरह से ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा और सी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन 18 देखते हैं। इन इंटेलिजेंस शी इज बेटर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास 9th। इंटेलिजेंस में वो क्लास की दूसरी सभी स्टूडेंट से अच्छी है, बेटर है। तो शी इज बेटर देन, यहां पर आपको बोलना पड़ेगा बेटर देन के बाद हम हमेशा यूज करते हैं एनी अदर, एनी यूज नहीं करते। ठीक है, तो यहां पर आपको बोलना पड़ेगा एनी अदर, और इसमें भी आपकी एरर जो है वो सी पार्ट में एरर है। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट एंड सो हैज़ माई सिस्टर। ये इसमें हम रिपीट करते हैं, इसमें हम बोलना चाह रहे हैं कि मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है और मेरी सिस्टर ने भी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। तो इस रिपीटिशन पार्ट को यदि शॉर्ट में बोलना हो तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं। हम सो का यूज़ करते हैं, इसमें सो लगाते हैं, फिर हैज़ या हैव लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। तो सो हैज़ माई सिस्टर, ये सेंटेंस सही है और इसका आंसर होगा डी, नो एरर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये, और इनको आपको फिल करना है। सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपकी रियल एग्जाम में आएंगे। ठीक है, सिंस ही मैस्ड अप थिंग्स आई गेव हिम ऑफ माई माइंड। मतलब चूंकि उसने काम बिगाड़ दिया था इसलिए मैंने उसको डांट लगाई। तो यहां पर अब आपका जो आंसर होगा वो होगा पीस ऑफ माई माइंड, ये वाला पीस आएगा, PIECE। ये पीस ऑफ माइंड शांति के लिए होता है, मन की जो शांति होती है, पीस ऑफ माइंड उसके लिए आएगा। चिप और बाइट इसमें नहीं आते। ये पीस ऑफ माई माइंड एक इडियम है, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी को डांटना। तो डी इसमें यहां पर आपका आंसर होगा। 21 देखते हैं। ही वॉज सैक्ड फ्रॉम द जॉब बिकॉज ही वॉज ऑफ हिज ड्यूटीज।
मतलब उसको नौकरी से निकाल दिया गया, उसको सैक कर दिया गया, क्योंकि वह ड्यूटी के प्रति कैसा था, इग्नोरेंट था। ठीक है, और इग्नोरेंट के बाद हम ऑफ भी लगाते हैं, तो ऑफ लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और इग्नोरेंस नहीं आएगा यहाँ पर, एडजेक्टिव फॉर्म ही आएगा। इग्नोरेंस नाउन फॉर्म है तो ये गलत होगा। अवेयर यदि कोई व्यक्ति होगा तो उसको हम नौकरी से नहीं निकालेंगे। और कंसेंटियस का मतलब भी होता है मेहनत करने वाला, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा इग्नोरेंट। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सी वॉज एक्सट्रीमली अपसेट अबाउट द ट्रीटमेंट एंड वॉज रेंटिंग ऑन अबाउट द अनफेयरनेस। मतलब उसके साथ कोई भेदभाव हुआ है, उसके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ है, जो बिहेवियर हुआ है वो सही नहीं हुआ है, इसलिए वो महिला जो है वो लगातार चिल्लाए जा रही है, नाराज हो रही है। तो लगातार चिल्लाने को, लगातार शिकायत करने को हम बोलते हैं रेंटिंग, RANTING। ठीक है, और रेंटिंग के बाद ऑन भी आता है ये, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा बी। 23 ये लास्ट पार्ट है आपका, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट है, आपको अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करना है। ठीक है, तो ही इज नॉट यूज्ड टू वेक अप अर्ली। तो यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम तब लगाते हैं जब यहाँ पर इज एम आर नहीं आता। ठीक है, जैसे आई यूज टू, ही यूज टू, शी यूज टू। जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था, तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट। जब ये इज एम आर नहीं आता तब हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और जब ये इज एम आर आता है तब हम यूज टू के बाद ING फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें इज एम आर लगा हुआ है, तो इसलिए इसमें हम ING फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ए आपका आंसर होगा। ही इज नॉट यूज टू वेकिंग अप अर्ली। यहाँ पर यूज टू का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ का अभ्यस्त नहीं है या आदी नहीं है, तो उसको सुबह उठने की आदत नहीं है, तो हम बोलेंगे ही इज़ नॉट यूज टू वेकिंग अप अर्ली। इस तरीके से हम बोलेंगे इसको। आई हैव हैड मैनी बिटर एक्सपीरियंसेस इन द पास्ट। हैव यहाँ पर आया है आपका रेगुलर वर्ब के लिए, मतलब हेल्पिंग वर्ब के लिए, और हैड है यहाँ पर रेगुलर वर्ब। ठीक है, तो हैव के बाद हम क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म इसमें लगी हुई है। हैड का मतलब है किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, मतलब मेरे पास्ट में काफ़ी खराब अनुभव रहे हैं। आई हैव एक्सपीरियंस्ड आप बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं आई हैव हैड। तो ये सेंटेंस सही है, और इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, नो इम्प्रूवमेंट। आगे देखते हैं। यू मस्ट नॉट डिविएट टू द एग्रीड रूट। मतलब आपको जो एग्री हुआ है उससे भटकना नहीं चाहिए, उससे अलग नहीं जाना चाहिए। तो डिविएट तो वर्ड सही है, लेकिन डिविएट के बाद फ्रॉम का हम यूज करते हैं, तो यहां पर आपका आंसर होगा सी, डिविएट फ्रॉम। और ये क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये टेस्ट क्वेश्चन है, ये एस्पिरेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट को इसका आंसर लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। ही इज हार्ड वर्किंग एंड सो डज माई ब्रदर। तो सो डज माई ब्रदर के स्थान पर इसमें क्या हो सकता है, वो इसमें आपको लिख के मुझे भेजना है। सो डज माई ब्रदर। ठीक है, तो एक बार मैं और आपको इंटीमेशन दे देता हूं। यदि आपको सफलता लेनी है, सेलेक्ट होना है, तो ये कॉम्बो पैक भी हमने लॉन्च किया है, जिसमें 200 से ऊपर टेस्ट हैं, और इससे आप सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ये मॉक टेस्ट सीरीज है, 699 इसका प्राइस है, और 28 फरवरी से पहले आप इसको लेते हैं तो इसमें 10% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इसको आप ले सकते हैं test.englishaadvantage.in से, यहाँ से जाके आप ले सकते हैं इसको। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप कॉल करें, मैं अभी वीडियो के आखिरी में आपको अपना नंबर भी दूंगा, तो आप मुझे कॉल करके आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, और इसको आप लें, ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। ये एक बहुत ही अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज़ है, कॉम्प्रिहेंसिव है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो डेफिनेटली इसको लें और इसका आप फ़ायदा उठाएं। ये है आपका रिपोर्ट कार्ड। इस मॉक टेस्ट में यदि आपके 18 से 25 इसके बीच में यदि मार्क्स आए हैं तो परफॉर्मेंस आपकी बहुत ही अच्छी है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मानी जाएगी आपकी। 16 से 18 हैं तो भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और 15 से 18 के बीच में यदि आपकी परफॉर्मेंस है तो वेरी गुड है आपकी परफॉर्मेंस, लेकिन आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 10 से 15 यदि आपके आए हैं तो बिलो एवरेज परफॉर्मेंस मानी जाएगी आपकी, और काफ़ी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और 10 से नीचे में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो पुअर मानी जाएगी, और आपको काफ़ी हार्ड प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पर करने की ज़रूरत है। तो कैसा लगा आपको ये मॉक टेस्ट? यदि यूजफुल लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट करके अपना स्कोर भेजें। और यदि आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल को, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर।
और इसको सब्सक्राइब करें। और आप हमारे साथ यदि जुड़ते हैं तो सारे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको ईमेल के थ्रू टाइम पर मिलेंगे। और इस चैनल के सारे वीडियो आप देख लें, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आपको डेफिनेटली बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आपका जो सपना है एक सरकारी अधिकारी बनने का, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। तो चलिए इसको एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।